अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बैक्टीरिया का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम जो फुल कॉन्सेप्ट है अबाउट बैक्टीरिया वो स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बैक्टीरिया के फीचर्स, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है ना, तो एक कंप्लीट वन शॉर्ट लेक्चर हमारे पास आ जाएगा। जिस तरह हमने पहले अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रीडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, और वायरस का एक कंप्लीट वन शॉर्ट लेक्चर पहले स्टडी कर दिया था। तो अब मैंने बैक्टीरिया की वीडियो जो अपलोड करना मैं भूल गई थी। ठीक है ना, तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने पर, ठीक है, और मुझे जो है वो जीमेल पे मैसेजेस आए हैं कि बैक्टीरिया का भी एक वन शॉर्ट लेक्चर तैयार कर दें। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने बैक्टीरिया का एक वन शॉर्ट लेक्चर जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया बेसिकली होता क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक पूरी बॉडी ही एक सेल पे कंसिस्ट करती है। पूरी बॉडी के जो होती है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दे लेक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्रोकैरियोट। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट इज ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर टिपिकल न्यूक्लियस नहीं होता। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लेक टिपिकल न्यूक्लियस, लेक टिपिकल न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, और ना तो टिपिकल न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। दे आल्सो लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होती हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन से। दे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, मतलब कि एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल्स के अंदर चले जाता है। ठीक है, और फिर ये दोबारा डिवाइड करके दो सेल्स के अंदर टूट के चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह जो है वो कंटिन्यू रहता है। एक सेल से एट द एंड 4 सेल बन गए, और 8 फिर 16, इस तरह जो होती है फिशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं बाइनरी फिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे मिलके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन, अगर मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बैक्टीरिया की। तो अगर डेफिनेशन आप साथ लिख लें, और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। तो क्या है? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लेक टिपिकल न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी fission. Also they have cell wall made up of peptidoglycan. तो ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो जो बैक्टीरिया है, अगर हम इसका हैबिटेट देखें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये क्या है कि एवरीवेयर आपको देखने को मिलेगा। दे आर फाउंड, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर इन प्लेनेट अर्थ। दुनिया में हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हमने इसकी जो है एक इंट्रोडक्शन देख लिया है बैक्टीरिया का। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी में इसका स्ट्रक्चर देख लूँगी। तो स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या बताता है कि कुछ स्ट्रक्चर में एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स
होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास ऑप्शनल कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शनल कंपोनेंट्स। अच्छा, जो हमारे पास होते हैं ना एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। दीज एसेंशियल कंपोनेंट्स आर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है ना, और राइबोसोम्स। ये जो चार चीज़ें हैं ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं बिकॉज दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट, इनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास ऑप्शनल कंपोनेंट। ऑप्शनल कंपोनेंट कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होंगी, कुछ के अंदर नहीं होंगी, ठीक है ना। ऑप्शनल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होंगे जो सर्वाइवल के लिए इतने ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास सबसे पहले सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के अंदर है हमारे पास कैप्सूल और स्लाइम, कैप्सूल एंड स्लाइम। दूसरा है सेल अपेंडेजेस, सेल अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो सेल अपेंडेजेस वो होते हैं जो कि बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है ना, आउटसाइड टू दी बॉडी, आउटसाइड टू बॉडी, ये बॉडी के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं खुद ही एक अपेंडेजेस की फॉर्म में। तो इसके अंदर हमारे पास है फ्लैजला और पिलाई, ठीक है। तो जो फ्लैजला होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि इस तरह बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है सेल वॉल से, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह और न्यूक्लियस वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, तमाम ऑर्गेनेलिज वगैरह। और फिर ये मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है, मूव करने के अंदर हेल्प करता है पानी के अंदर। और पिलाई क्या है? पिलाई जो है ये स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जिसने जो कि एक प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो सेल वॉल से ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर निकलता है और एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसको हम पाइलिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और ये इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो तरह की होती है पिलाई, एक है फिम्ब्रियाई पिलाई और एक होती है सेक्स पिलाई, ठीक है ना। सेक्स पिलाई जो होगी वो क्या काम करेगी? सेक्स पिलाई, इसका वर्क होता है कि ये कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर मैं थोड़ा कैप्सूल की बात कर दूं तो कैप्सूल वो स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया के जो होता है ना ये सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड टू सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं स्लाइम, ठीक है। अगर तो कैप्सूल लूजली अटैच्ड होगा सेल वॉल से तो उसको हम स्लाइम का नाम दे देंगे। अगर कैप्सूल टाइटली अटैच होगा सेल वॉल के साथ तो उसको हम कैप्सूल का नाम ही देंगे। और ये अपेंडेज सेल वॉल के बाहर होता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपने किस तरह ड्रा करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे, क्लियर। थोड़े भी हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा करते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, साथ साथ आप भी ड्रा कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है सेल वॉल, cell wall is made up of peptidoglycan, ना जब मैं एक स्ट्रक्चर ख़त्म करूँगी ना थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन आपको बताऊँगी, अभी बता दी ना तो सारा मिक्स हो जाना है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो अंदर ड्रा करना है न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रॉपर न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होती, जस्ट न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद ओ पहले आता है, न्यूक्लियोइड है,
ठीक है। उसके बाद ये यहाँ ये भी देखा। उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये सारी चीज़ें कहाँ पे सस्पेंडेड है? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है। और ये साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है, प्लाज्मिड। ठीक है ना। इसका काम होता है कि ये फाइट करता है अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल थिंग्स। ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं इनको रेप्लिकेट करते रहते हैं प्लाज्मिड को, और थ्रो जो है पिलाई के ज़रिए, सेक्स पिलाई के ज़रिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं दिस प्लाज्मिड को थ्रो कॉन्जुगेशन प्रोसेस। और इसका मकसद यही होता है कि दूसरे बैक्टीरिया भी जो है वो बच जाएँ। ठीक है, एंटीबायोटिक के इफेक्ट से। ठीक है ना, ताकि उनके अंदर भी वो शक्ति आ जाए कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट से बचे रहें। ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे इन फोल्डिंग्स कुछ होती हैं मेम्ब्रेन की। ठीक है, सम इन फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोसोम। ठीक है, तो ये मीसोसोम जो होती है ना, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल होती हैं। दीज मीसोसोम्स आर इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट आल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ठीक है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। तो उसके बाद क्या है कि अच्छा, जो न्यूक्लियोइड होता है ना, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के पास। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक बात कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सेल के अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं। तो दो अपेंडेजेस होते हैं। एक है ये फ्लैजला अपेंडेजेस। ठीक है, तो फ्लैजला हेल्प करता है मोटिलिटी के अंदर। ठीक है, तो सेल का अपेंडेज है फ्लैजला, जो कि सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके ना आगे की तरफ जो है वो क्या बनाती है? फ्लैजला बनाती है, और ये हेल्प करता है इन मोटिलिटी। और दूसरा अपेंडेज है हमारे पास पिलाई, एक और दो बना देते हैं हम। तो ये क्या है? पिलाई। ये पिलाई मिलके बनी होती है पाइलिन प्रोटीन के साथ। ठीक है ना। और ये भी जो पिलाई जो होती है ये हेल्प करती है कि प्लाज्मिड ने जब रेप्लिकेट किया और यहाँ से प्लाज्मिड ने इधर आना है और दूसरे बैक्टीरिया के साथ इस पिलाई ने अटैच हो के यहाँ से प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर देना है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ताकि वो भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक इफेक्ट से बचा रहे, उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाए कि वो खुद को एंटीबायोटिक इफेक्ट से बचा ले। ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ना हम देखें कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं। इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन से प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरियल सेल में? तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, दूसरा है एसिटिक एसिड, फिर है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर अगर हम यूजफुल प्रोडक्ट्स की बात करें, यूजफुल प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो हमारे पास है रिजर्व फूड होता है। जिस तरह के ग्लाइकोजन जो है ये रिजर्व फूड है। ठीक है, सल्फर है। ठीक है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होती हैं बैक्टीरिया के पास, फॉस्फोरस है। ठीक है, ये सारी यूजफुल चीज़ें हैं इसके पास। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की समझ लगी। अगर कुछ और चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है तो आप खुद से भी इसका स्ट्रक्चर नेट से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और उसमें ऐड कर सकते हो। ये एक प्रॉपर चीज़ें हैं इसकी जो हर बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो अंदर वाले स्ट्रक्चर हैं, जो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, ठीक है, प्लाज्मिड वगैरह है। ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऑल बैक्टीरिया के अंदर होंगे, और कुछ स्ट्रक्चर जो होंगे वो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। क्लियर।
कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल जो है, स्लाइम है, ठीक है ना, फ्लैजला है, पाइली है, ये सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं। और कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, क्लियर, जो सब बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलेशन किस तरह की होती है, ठीक है ना, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से थोड़ा डिस्क्राइब मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपके सामने। तो अभी हम बात करते हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, किस तरह जो है फ्लैजिला की अरेंजमेंट होगी बैक्टीरिया के अंदर। तो कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया में जस्ट ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ठीक है ना, इस तरह एंड पे एक बॉडी की एंडिंग पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इस केस को हम कहते हैं मोनोट्राइकस केस, ठीक है, मोनोट्राइकस केस होता है। कभी कभार क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का एक गुच्छा जो होगा इस तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंडिंग पे, तो उसको हम कहते हैं केस लोफोट्राइकस, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि फ्लैजिला ने पूरी बॉडी को ही घेरा हुआ होगा इस तरह, ठीक है, ऐसे 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 पूरी बॉडी के इर्द गिर्द एग्रीगेशन फ्लैजिला ने ही बनाई हुई होंगी, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। इस केस को हम कहते हैं पेरिट्राइकस केस, ठीक है, पेरिट्राइकस केस है फ्लैजिलेशन का। और कभी कभार क्या होता है कि फ्लैजिला के दोनों तरफ ही इस तरह के टफ्ट पाए जाएंगे। जो लोफोट्राइकस का केस था ना, वो तो एक तरफ टफ्ट था, तो एक कभी कभार क्या होगा कि दोनों तरफ ही टफ्ट पाए जाएंगे फ्लैजिला के। इस केस को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस केस, ठीक है। और एट द एंड हम बात करते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि फ्लैजिला ही नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कभी कभार कुछ भी ना हो लाइफ में, ठीक है ना, तो तब भी बंदे को शुक्रगुजारी करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि चलो कुछ तो है ना, बॉडी तो है ना इसके पास एटलीस्ट। किसी के पास तो ये बॉडी भी नहीं है, तो ये केस है एट्राइकस, नो फ्लैजिला, ठीक है, किसी भी किस्म का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो मोनोट्राइकस में ओनली वन फ्लैजिला, लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, पेरिट्राइकस में फ्लैजिला सराउंड द होल बॉडी, एम्फीट्राइकस में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। क्या टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ, मैं क्या आपको स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको एम्फीट्राइकस केस कहते हैं। और एट्राइकस केस में फ्लैजिला इज एब्सेंट, फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता एम्फीट्राइकस केस के अंदर, क्लियर। तो अभी फ्लैजिलेशन की बात कर ली है हमने, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बैक्टीरिया की कैटेगरीज की, ठीक है ना। तो किंगडम मोनेरा को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसकी कैटेगरीज की। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे सियानोबैक्टीरिया की या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी डिटेल देख लें यहाँ पे, बहुत शॉर्ट डिटेल दूंगी मैं यहाँ पे। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ब्लू ग्रीन अलगा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपलेस्ट और इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया एक डिवीजन से बिलोंग करता है जिसको हम कहते हैं सियानोफाइटा। तो इसको हम अलगा वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनो का मतलब वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है ब्लू, साइनो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ब्लू, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसको नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया एज कंपेयर टू अलगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बैक्टीरिया, ठीक है ना। साइनोफाइटा मतलब कि ये प्लांट लाइक ही है चीज़, लेकिन अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। जो इनके पास क्लोरोफिल और ये जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है ना। फाइकोसियानिन इसके पास होता है पिगमेंट, ठीक है।
जिस तरह फाइकोरिथ्रिन वगैरह होते हैं ब्लू रेड अल्गा के पास, इसी तरह का एक पिगमेंट है फाइकोसियानिन जो इसके पास होगा, और इसके पास क्लोरोफिल ए भी होगा, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया के पास। तो ये अपनी खुराक खुद बड़े जायज़ तरीके से बनाता है, नो डिकम्पोजिंग, नो जो है पैराजाइटिज्म, ठीक है ना। तो इसीलिए अलगा के ग्रुप में इसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है बैक्टीरिया के साथ, बिकॉज दे लेक एनी काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, दे लेक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो almost ना 2.45 बिलियन ईयर्स पहले क्या होती है, ऑक्सीजन जो थी वो अपीयर हुई थी, ठीक है ना। 2.45 बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन अपीयर्ड, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे इसी पीरियड में, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कीमोट्रॉप्स थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो थे ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने बाय प्रोडक्ट के तौर पर इसको यूज़ किया, तो ये साइनोबैक्टीरिया थे हमारे पास। और 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सोचते हैं कि जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है ना, इसने डोमिनेट कर लिया था अर्थ फाइला को। कब से 2.3 बिलियन ईयर्स अगो इसने डोमिनेट कर लिया था खुद को, ठीक है ना। तो बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, अगो, क्लियर। तो अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है नोस्टॉक और एनाबीना। तो अगर हम नोस्टॉक की बात करें, नोस्टॉक एक कॉलोनी बनाता है, फार्म कॉलोनी दैट adhere the substrate, जो सबस्ट्रेट के साथ आगे चिपक जाती है, ऐसी कॉलोनी बनाता है नोस्टॉक, ठीक है ना। तो दूसरे हमारे पास कैटेगरी है एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, यूनिसेलुलर फिलामेंटियस बैक्टीरिया जो कि किससे, माइसीलियम के साथ रिजेंबल करता है। माइसीलियम क्या है, फंगल हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म माइसीलियम, ठीक है ना। रिकॉल करो फंजाई वाला एक पूरा वन शॉट लेक्चर मैंने दिया था, और पूरा एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ाई है फंजाई के ऊपर। यूनिसेलुलर फिलामेंटियस बैक्टीरिया, ठीक है, ये रिजेंबल करता है बैक्टीरिया माइसीलिया के साथ, रिजेंबल टू माइसीलिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक सॉइल माइक्रोब है, सॉइल के अंदर रहता है। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है ना, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको अभी दे दूंगी, ठीक है ना। तो वहाँ हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक होगा, ठीक है, या फिर ये पैथोजन के तौर पर होगा, ठीक है ना। या तो सेप्रोफाइट होगा, डेड मैटर पे रहेगा, या फिर ये क्या होगा, पैथोजन के तौर पर रहेगा, ठीक है ना। कहेगा कि अपनी खुराक में खुद छीन सकता हूँ पैथोजन बन के, ठीक है ना, और बीमारी भी तुम्हें दे दूंगा, खुराक भी छीन लूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, ठीक है ना। एक्टिनोमाइसीट जो होता है, ठीक है। इसीलिए इसके पास दोनों करैक्टर हैं, फंजाई के और बैक्टीरिया के, ठीक है ना। तो और इनके अंदर जो सेल वॉल है, सेल वॉल भी जो होगी इनकी, वो भी किससे मिलके बनी होगी, सेलुलोज से, और उसके अलावा काइटन से। काइटन किसकी सेल वॉल बनाता था, फंजाई की, ठीक है। तो इसकी जो इसकी कॉलोनीज होती हैं ना एक्टिनोमाइसीट्स की, ये बहुत स्लोली ग्रो करती हैं, दे स्लोली ग्रो, ठीक है, बहुत स्लोली ये ग्रो करती हैं। एक्टिनोमाइसीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉइल के अंदर, और बैक्टीरिया के बाद एक्टिनोमाइसीट ही बहुत ज़्यादा अबंडेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आफ्टर बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स आर सीन इन अबंडेंसी, क्लियर। तो रोल अगर हम देखें, रोल क्या है इन एक्टिनोमाइसीट्स का, ठीक है। तो अगर हम रोल की बात करें तो ये डीकम्पोज कर देते हैं, एक्टिनोमाइसीट डीकम्पोज करते हैं।
तोड़ना फोड़ना काम है इनका। वो कहता है तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा हर चीज़ को, जहाँ भी होगा तबाही कर दूंगा। तो डिकम्पोज या डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, और उनको तोड़ते हैं ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मौजूद तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डिग्रेडेशन का इन्होंने जो है वो अपनी जिम्मेदारी ले ली होती है कि हाँ भाई मैं सारी डिग्रेडेशन करूँगा। तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास है सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं उनको सबसे पहले अटैक करेगा बैक्टीरिया। कि आपने कोई चीज़ है ये सॉइल के अंदर ऐड कर दी, ठीक है ना, कोई चीज़ है, सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करना है बैक्टीरिया ने आके, फिर उसके बाद अटैक करेगा फंजाई, ठीक है, और फिर ये सुस्त जो क्योंकि स्लोली ग्रो करते हैं ना, हमने बात की थी, सुस्त सुस्त आएगा लेजी लेजी और कहेगा मैं हूँ जी एक्टिनोमाइसीट, और ये फिर एट द एंड इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों एंड पे अटैक कर रहा है? बिकॉज दे आर स्लोली ग्रो करते हैं, ये इनकी एक्टिविटी बड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू दी फंजाई एंड बैक्टीरिया और फंजाई के मुकाबले में बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसके मुकाबले में इसका एक काम जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि ये मोर रेजिस्टेंट कंपाउंड की डिग्रेडेशन करेंगे। दे कैन डिग्रेड मोर रेजिस्टेंट कंपाउंड, ऐसे रेजिस्टेंट कंपाउंड जिनको बैक्टीरिया और फंजाई नहीं डिग्रेड कर सकी उनको एक्टिनोमाइसीट डिग्रेड करेंगे। वो कहता है स्लो काम करता हूँ लेकिन काम अच्छा करता हूँ मैं, ठीक है ना, काम बहुत सफाई के साथ होता है। स्लो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, एटलीस्ट डिग्रेडेशन तो कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन की, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये डिकम्पोजिशन करवाते हैं ह्यूमंस की सॉइल के अंदर। दे डिकम्पोज ह्यूमंस इन सॉइल, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेशली प्लफ्ड सॉइल। जब आप हल चलाते हो, ठीक है ना, फार्मर्स जो हैं वो मट्टी के अंदर वो हल चला रहे हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती है ना मट्टी की, ठीक है, जब प्लफिंग करते हैं तो इस फ्रेशली प्लफ्ड सॉइल की जो स्मेल होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें इसके अंदर इसकी डिजीज़ की, कैसी डिजीज़ ये प्लांट्स के अंदर काज करते हैं एक्टिनोमाइसीट, तो ये हमारे पास है पोटैटो स्कैब। पोटैटो स्कैब एक डिजीज़ है जो एक्टिनोमाइसीट काज करते हैं, किनके अंदर? पोटैटोज के अंदर। दीज डिजीज़ आर काज्ड बाय एक्टिनोमाइसीट इन पोटैटोज, ठीक है। पोटैटो स्कैब डिजीज़ का नाम है। क्लियर लगी समझ? ये थोड़ा ना मैं डिफरेंस आपको बता दूं बैक्टीरिया का, एक्टिनोमाइसीट का, ठीक है, यू बैक्टीरिया का और साइनो बैक्टीरिया के थोड़े से फीचर, उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। उसके बाद हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखना है, थोड़ा हम इनके फीचर्स के दरमियान या तो अभी हम थोड़ा सा जो है बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट के फीचर्स के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं हम फीचर्स की, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम बैक्टीरिया जी की, और एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली जाती है हमारे पास एक्टिनोमाइसीट्स। एनी हाउ मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। तो अगर हम जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं देखी जाती। अगर हम इंट्रो में देखें तो ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which lack any kind of membrane bounded organelle। लेकिन अगर हम एक्टिनोमाइसीट की बात करें तो एक्टिनोमाइसीट इज ए फिलामेंटियस बैक्टीरिया, ठीक है ना,
which resemble to the mycelium of fungi, and it also have a character just like they have cell wall made up of chitin, which is a character of fungi. That's why somehow it show resemblance to fungi in their body structure and also in their feature like cell wall, because their cell wall also made up of chitin, ठीक है ना। तो फिलामेंटियस बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्टिनोमाइसीट। दूसरी चीज इसकी है स्टेनिंग। स्टेनिंग में ये क्या है, ये हमारे पास है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम नेगेटिव वो होता है जो कि स्टेन करता है हमारे पास किस कलर में, पर्पल कलर में, सॉरी हमारे पास के अपीयर होता है रेड, ठीक है। रेड अपीयर होता है इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। और जो हमारे पास ये है एक्टिनोमाइसीट, ये हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव, कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ग्राम पॉजिटिव जो है ये पर्पल या फिर ब्लू अपीयर होता है और ये रेड या फिर पिंक अपीयर होता है, ठीक है ना, ग्राम स्टेनिंग से। स्टेनिंग, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है वो हमारे पास एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही हो सकती हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो बगैर ऑक्सीजन की होती है, ठीक है ना, और दूसरी रेस्पिरेशन होती है एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर बात करें तो इनके अंदर जस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एनारोब्स हैं ये हमारे पास, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उनको हम एनारोब्स कहते हैं, और जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसको हम एरोब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एनारोब्स है और ये एनारोब और एरोब्स दोनों ही हो सकते हैं, क्लियर। तो अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये एनारोबिक इसलिए है क्योंकि हमें पता है ये सॉइल के अंदर जो होते हैं अपनी कॉलोनी बनाते हैं, तो सॉइल के अंदर कौन सा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, देयर इज़ नो ऑक्सीजन इनसाइड सॉइल, दैट्स वाई ये एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के बगैर ही अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्फीरिकल भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी हो सकते हैं, क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें एक्टिनोमाइसीट्स की, तो एक्टिनोमाइसीट्स मोस्टली ओवल होते हैं शेप के अंदर, क्लियर। अगर हम इसकी कॉलोनीज़ की बात करें, कॉलोनीज़ किस तरह की होती हैं बैक्टीरिया की, तो इनकी जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये काफ़ी ग्रो करती है, फास्ट ग्रोइंग कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। और अगर हम बात करें, हमने एक्टिनोमाइसीट की बात की थी कि ये स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है, ये स्लोली ग्रो करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम बात करेंगे इनकी मूवमेंट की, तो ये मोटिलिटी किस तरह की होती है, तो बैक्टीरिया तो हमारे पास नॉन मोटाइल भी होंगे और मोटाइल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कभी कभी फ्लैजला जब पाया जाएगा तो ये मोटाइल होंगे, और अगर फ्लैजला एब्सेंट होगा तो ये नॉन मोटाइल होंगे। और अगर हम एक्टिनोमाइसीट्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसीट हमारे पास नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म के फ्लैजला का कॉन्सेप्ट नहीं है, दीज आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। हाइफी की बात करें तो हाइफी फिलामेंटियस स्ट्रक्चर जो होता है ऑफ कोर्स इसके अंदर एब्सेंट होगा, बिकॉज बैक्टीरिया आर नॉट फिलामेंटियस, दीज आर फिलामेंटियस, दैट्स वाई हाइफी जो होगा इनके अंदर प्रेजेंट होगा, क्लियर। यहाँ तक कर ली इसके फीचर्स की हमने बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस की। यू बैक्टीरिया, ठीक है, फीचर्स साथ क्या है, साइनो बैक्टीरिया, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे इसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं तो फीचर्स में हम देखते हैं कि जो साइज इनका क्या है, तो यू बैक्टीरिया का साइज है ना वो स्मॉल होता है, और जो साइनो बैक्टीरिया का साइज है वो लार्ज है एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें,
डिस्ट्रीब्यूशन की यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया ये हर जगह देखने को मिलता है, इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। तो हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया है ये जस्ट जो होते हैं ये सनलाइट में देखने को मिलते हैं या फिर मॉइस्चर कंडीशन में, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन सनलाइट कंडीशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है ना, और मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है ना, यहाँ पे पाए रहेंगे, अदरवाइज ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर हम इनके अंदर फ्लैजलेशन की बात करें तो फ्लैजला जो होता है इसके अंदर यू बैक्टीरिया में फ्लैजला में बी प्रेजेंट, बट इन साइनोबैक्टीरिया ऑलवेज एब्सेंट होगा फ्लैजला, ठीक है। प्रेजेंट की स्पेलिंग ठीक कर लो, क्लियर। अच्छा, ये जो होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं इनके अंदर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पी से मैंने इसको डिलीट कर दिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होंगे, तो इसके अंदर यू बैक्टीरिया में होंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है ना उसके अंदर ना क्लोरोफिल पूरी कर दूं मैं, क्लोरोफिल होगी इसके अंदर जस्ट जो है होगी बैक्टीरियोफियोफाइटन होगी इन प्लेस ऑफ एमजी जो आयन है उसकी जगह पे बैक्टीरियोफियोफाइटन होगी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, या फिर अगर हम एसेसरी पिगमेंट की बात करें, एसेसरी पिगमेंट इसके अंदर कोई नहीं होगा, इसके अंदर फाइकोसियानिन होगा, ठीक है, जो क्लोरोफिल ए की हेल्प करेगा। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल अपनी हेल्प खुद कर लेगी, उसको कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प की। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो यू बैक्टीरिया है ये अगर तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो ये होगा ऑटोट्रोफ, अगर एब्सेंट होगी तो ये क्या होगा, हेटेरोट्रोफ। ये जो साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रोफ ही होगा, कोई टेंशन नहीं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है, ये कंपल्सरी कैरेक्टर है। रिजर्व फूड है इसके अंदर ग्लाइकोजन, और इसके अंदर है साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन डोनर है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कौन डोनेट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा है हाइड्रोजन डोनेट, दैट्स व्हाई नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती यू बैक्टीरिया के केस में। जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन फिर इवॉल्व होती है। इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया वाटर इज हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली इवॉल्व, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बाद ना थोड़ा सा हम देखें कॉन्सेप्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो अभी हम थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर मैं दरमियान में से लाइन लगा देती हूँ, इस तरफ ग्राम पॉजिटिव और इस तरफ ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन जो होता है ये रिटेन करता है, रिटेन क्रिस्टल वायलेट स्टेन। कब ये स्टेन होगा, क्रिस्टल वायलेट स्टेन ये रिटेन करेगा ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के दौरान ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करेगा, ये डू नॉट रिटेन, क्लियर। इसके अंदर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होगी, इसके अंदर एब्सेंट होगी, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन थिक और मल्टी लेयर्ड है, पेप्टिडोग्लाइकन इज थिक और मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन थिन और सिंगल लेयर्ड है, पेप्टिडोग्लाइकन
ग्लाइकन थिन एंड सिंगल लेयर। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट किस तरह का होगा? काफी लो होगा। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट इज हाई। ये क्या होगा? काफी हाई होगा। क्लियर? अच्छा, इसकी अगर हम स्टेनिंग करें तो क्या होगा? ये पर्पल या फिर ब्लू होगा शो, और इसकी स्टेनिंग से ये शो होगा रेड या फिर पिंक। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक को ससेप्टेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर लिपोपोलीसेक्राइड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिपोपोलीसेक्राइड ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, नहीं होते। दे पोसेस लिपोपोलीसेक्राइड्स, इनके अंदर लिपोपोलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यहाँ तक लगी समझ आपको बैक्टीरिया की? ठीक है ना, बैक्टीरिया के फुल कॉन्सेप्ट की। तो अगर कुछ मिसिंग है इसके अंदर तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आपको बैक्टीरिया के फुल कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, थोड़ी हम यहाँ पे ना, तो अच्छा हम थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो शेप्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, 3 कैटेगरीज में हमारे पास आते हैं शेप्स की बेस के ऊपर। एक है कॉक्साई, एक है स्पाइरल, ठीक है, और एक है हमारे पास बसीलाई। स्पाइरल लिख दिया मैंने, स्पाइरल और बसीलाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, बहुत सी इसकी शेप जो होती हैं बैक्टीरिया की वो कांस्टेंट होती हैं, एक जैसी रहती हैं, और कोई कोई शेप होती है जो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉक्साई की, तो कॉक्साई क्या है? ये स्फीरिकल और ओवल शेप होती है। स्फीरिकल और ओवल शेप को हम कॉक्साई का नाम देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ना इनकी वो डिफरेंट होती हैं, और ये अरेंजमेंट जो होती हैं ये इनकी प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है ना, तो ए फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिप्लोकोक्साई। ठीक है, या फिर डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लेन के अंदर डिवीजन जो होगी एक ही प्लेन के अंदर होगी, और कोक्साई हमें पेयर्स में मिलेंगे। ठीक है ना, जिस तरह इस तरह। ठीक है, ये दो हैं, इस तरह एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन है, और कोक्साई पेयर में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिवीजन एक ही प्लेन में है, लेकिन जो हमारे पास कोक्साई है वो स्फीरिकल और ओवल शेप जो बैक्टीरिया है वो चेन की फॉर्म में है। इस तरह स्ट्रेप्टोकोकस में डिवीजन एक ही प्लेन में है, लेकिन प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही है। इनके अंदर भी एक थी, लेकिन डबल डबल बैक्टीरिया इस तरह पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक चेन की फॉर्म में बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ठीक है ना, एक ही प्लेन में है। थर्ड है हमारे पास टेट्रड। तो टेट्रड के केस में क्या होता है कि डिवीजन जो होती है ना ये 2 प्लेन में होती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर डिवीजन 2 प्लेन में है, एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन। ठीक है, आप देख सकते हो ना, टेट्रड क्या है? डिवीजन 2 प्लेन में है, और ये 4 कोक्साई एक स्क्वायर बना देती हैं। स्क्वायर ऑफ 4 कोक्साई, और टेट्रड के केस में डिवीजन होती है 2 प्लेन्स में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, 4 पॉइंट है हमारे पास सार्सिना। सार्सिना, तो सार्सिना का केस क्या होता है हमारे पास कि डिवीजन 3 प्लेन में होती है। ठीक है ना, और ये 8 कोक्साई जो होते हैं वो एक क्यूब बना लेते हैं। कोक्साई मिलके क्या बनाते हैं? एक क्यूब बनाते हैं, और जो डिवीजन होगी वो कितने प्लेन्स में होगी? डिवीजन अकर इन
थ्री प्लेन्स में होंगी डिवीजन और 8 कोक्साई मिलके क्यूब्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सारसीना अरेंजमेंट कहते हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्टेफिलोकोकस। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस केस में क्या होता है कि डिवीजन रैंडम हो रही है, बेतरतीब है प्लेन में। रैंडम प्लेन की डिवीजन को हम स्टेफिलोकोकस डिवीजन कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर कोक्साई जो होती है ना, वो ग्रेप्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में। जिस तरह ग्रेप्स होते हैं ना, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह। तो रैंडम डिवीजन हो रही है यहाँ पे रैंडम प्लेन्स में। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास स्टेफिलोकोकस केस है। ठीक है ना, तो अगर हम डिप्लोकोकस की बात करें तो इसके अंदर हम डिप्लोकोकस नमूनिया है, स्टेफिलोकोकस के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरिस है। ठीक है ना, इस तरह ही हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जो है एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो कोक्साई की बात कर ली है हमने। उसके बाद हम बात करते हैं बसीलाई की, कि बसीलाई किस तरह के होते हैं। तो बसीलाई किस तरह के होते हैं? बसीलाई रॉड शेप्ड होते हैं। कोक्साई स्फीरिकल और ओवल शेप थे, बसीलाई हमारे पास रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह का रॉड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर? तो रॉड शेप बसीलाई एक सिंगल सेल है। बसीलस जो होगा ना, सॉरी बसीलस, ये एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया का। क्लियर? तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक है स्ट्रेप्टोबसीलस, और दूसरा है हमारे पास डिप्लोबसीलाई। तो अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोबसीलस की, स्ट्रेप्टोबसीलस एक चेन है बसीलस की। ये लें जी, इस तरह बसीलस मिल के एक चेन बनाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोबसीलस का नाम दे देते हैं। ठीक है, और अगर हम डिप्लोबसीलस की बात करें तो बसीलाई जब पेयर में होते हैं ना, तो अरेंजमेंट को हम डिप्लोबसीलस कहते हैं। ठीक है, तो ये पेयर वाली अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डिप्लोबसीलस। और चेन के अंदर जब बसीलाई होंगे तो उसको हम स्ट्रेप्टोबसीलस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास एस्टेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बसीलस बैक्टीरिया की एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा सीडोमोनास वगैरह जो होते हैं, ये बसीलस के अंदर बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, तो स्पाइरल की अगर हम बात करें ना, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो होता है ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है। दिस बैक्टीरिया इज स्पाइरली कॉइल्ड। ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होगा हमारे पास। और ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की कैटेगरीज में अगर हम देखें, सबसे पहले है विब्रियो, फिर दूसरा है स्पाइरलम, आयन है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है इसकी स्पायरोकीट। तो विब्रियो जो होता है ये कर्व्ड और कोमा शेप्ड स्पाइरल बैक्टीरिया है, कर्व्ड और कोमा शेप। ठीक है, इस तरह। और स्पाइरलम जो होगा ना, ये थिक रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होगा, थिक होगा और रिजिड होगा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और अगर हम स्पायरोकीट्स की बात करें तो ये थिन होगा और फ्लेक्सिबल होगा। एक थिक रिजिड है और एक थिन क्या है, और फ्लेक्सिबल है। स्पाइरिलम थोड़ा थिक और रिजिड है, स्पायरोकीट थोड़ा थिन और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है, स्पायरोकीट का स्ट्रक्चर इस तरह होगा हमारे पास, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।
तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो इनको ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी इनको कौन प्रोवाइड करता है? ऑफ कोर्स वो एनर्जी इनको प्रोवाइड करता है फूड की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज दे नीड एनर्जी। एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ लाइक, कौन कौन सी एक्टिविटीज़? ग्रोथ, ठीक है, बॉडी के अंदर मेंटेनेंस, जो हमारे पास रेस्पिरेशन वगैरह है, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा इनको और ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए भी इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, बेसिकली। एक है हमारे पास ऑटोट्रोफिक और एक है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। न्यूट्रिशन की बेस पे बैक्टीरिया के नाम है। जो हेट्रोट्रोफ्स होंगे उनको हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कहेंगे। और हेट्रोट्रोफिक होने का मतलब ये होता है कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये रिलाई करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दूसरे फूड के ऊपर, अपनी जो है खुराक के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दे कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये या तो होंगे सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि ये डेड मैटर के ऊपर जो है वो ज़िंदा रहते हैं, डेड मैटर के ऊपर ज़िंदा रहेंगे, डेड कंपाउंड्स को तोड़ेंगे और अपनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे पास क्या होंगे? पैराजिटिक होंगे, ठीक है ना। सेप्रोफाइट और पैराजिटिक का मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और इन रिटर्न उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये हार्म क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह के हमारे बॉडी पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं और इन रिटर्न हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और इन रिटर्न जो क्या करते हैं, ये हमें हार्म करते हैं, ठीक है। वो पैराजिटिक बैक्टीरिया होते हैं। और सेप्रोफाइट बेचारा डेड मैटर को जो है वो कंपोज करता है, बल्कि हमारा ये फ़ायदा कर रहा होता है, डेड मैटर वगैरह की डिके करता है, ठीक है ना। तो जो डेड मैटर, जिस तरह के हमारे पास ह्यूमस है, ह्यूमस हमारे पास होगा सॉइल के अंदर मौजूद, ठीक है ना। ये ह्यूमस होगा। ह्यूमस क्या है? जब प्लांट मर जाता है, एनिमल मर जाता है, ठीक है ना, तो उनके जो डिके होते हैं, ठीक है ना, पार्शियल डिके हो जाना उनका जो पार्शियल डिके मौजूद होता है सॉइल के अंदर, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है इस ह्यूमस के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जो पार्शियल ह्यूमस बेसिकली क्या है? क्या पार्शियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, इस पार्शियल डिके के ऊपर जो ये पार्शियल डिके ह्यूमस हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है ना। और क्या करता है? अटैक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रिलीज करेगा ये बैक्टीरिया? इस तरह इंजाइम्स रिलीज करेगा ह्यूमस पे, ठीक है ना। इंजाइम बहुत एक्सटेंसिव इंजाइम सिस्टम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे इंजाइम्स क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। जो ह्यूमस के जो ह्यूमस क्या था? ह्यूमस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था। तो बैक्टीरियल इंजाइम इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ देंगे इनटू सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है ना। सिंपल कंपाउंड के अंदर तोड़ देना है। और ये सिंपल कंपाउंड किसने अब्जॉर्व कर लेने हैं? फिर ये सिंपल कंपाउंड बैक्टीरिया ने अगेन क्या कर लेने हैं? अब्जॉर्व कर लेने हैं और इनको यूज़ करना है एनर्जी के तौर पर, इनसे एनर्जी ऑब्टेन करने के तौर पर इनको यूज़ करना है। तो मैं दोबारा बताती हूँ कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करता है? ये डेड मैटर के ऊपर लीव करता है। डेड मैटर में बेस्ट एग्जांपल हमने ली ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? ये पार्शियल डिके होता है डेड प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है ना। ऐसे प्लांट और एनिमल जो मर जाते हैं, ये सॉइल के अंदर होते हैं, यहाँ पे इनकी डिके होती है और बहुत ज़्यादा डिकेइंग होती है, जस्ट पार्शियल डिकेइंग होती है, ठीक है ना। गले सड़े पत्ते वगैरह होते हैं इसके अंदर, या गली सड़ी जो डेड बॉडी होती है ना, उसको हम कह
रहे हैं पार्शियल डीके। अब इसके ऊपर आएगा क्योंकि एक्सपोज्ड है ना, बैक्टीरिया अटैक कब करते हैं, जब आपका साइटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियस, आपका जो सेल्स हैं ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है ना, फिर बैक्टीरिया इंटर करते हैं, ठीक है ना, वहाँ से जो है हमारे पास प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है। तो अंदर अब कोई सिस्टम नहीं मौजूद है, एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे इस ह्यूमस के ऊपर ये इंजाइम्स रिलीज कर देंगे डिफरेंट काइंड्स के, ठीक है। और ह्यूमस जो था पहले था ये कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब जब बैक्टीरियल इंजाइम ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमस कन्वर्ट हो गया है सिंपल कंपाउंड के अंदर, और जब ये सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा तो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से यहाँ पे आएगा और आगे जो है इस सिंपल कंपाउंड को उठा के ले जाएगा और जाके इसको ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऑब्जॉर्ब करके इससे एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा और बड़ी हंसी खुशी रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन देयर होस्ट, तो ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये होस्ट लिविंग होस्ट इनका होगा उसके ऊपर ये रहेंगे, ठीक है ना, ये इसका होस्ट है, इसके ऊपर ये जो है वो लीव कर रहे हैं हंसी खुशी, और जब इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक साइड पे ये इससे आउट फूड ले रहा है, ठीक है ना, सब्सटेंसेस अपने काम के ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही जो है ये क्या कर रहा है, इसको हार्म काज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फूड लेते हैं अपने होस्ट से, ठीक है, अपने होस्ट से बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की कैटेगरीज थी। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की बेस पे ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दिस ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ये खुद बना सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये खुद बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। हम देखते हैं किस तरह, तो क्या होगा कि इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे दो तो ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो सम बैक्टीरिया जो होते हैं ना ऑटोट्रोफिक होंगे, और कुछ जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर हम फोटोसिंथेटिक की बात करें तो इनके अंदर ऑफ कोर्स लाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करेंगे, तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, और इनके अंदर जो लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट होगा वो कौन सा है, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, फोटोन्स को कैप्चर करने वाला। तो क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट की क्लोरोफिल से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होती। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर जो क्लोरोफिल होगी वो कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होती है, क्लोरोफिल डिस्पर्स्ड होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सारे ही स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में मौजूद है, किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। अगर होती तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता, ठीक है ना, तो अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, तो क्लोरोफिल जस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़ी हुई होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर दूसरा इसका जो है वो हमारे पास पॉइंट है कि इसके अंदर ना ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होता है ना ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है, जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर जो हाइड्रोजन आती है ना ग्लूकोज में, ठीक है ना, उसके लिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है।
वाटर नहीं यहाँ पे यूज़ होता। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होते हैं, और सल्फ़र यहाँ से जो है वो सल्फ़र रिलीज़ हो जाता है। तो क्योंकि जो था वो ऑक्सीजन जब रिलीज़ होता था फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के अंदर, तो वो ऑक्सीजन आता था वाटर से। लेकिन अब यहाँ पे वाटर ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं था, वो वाटर का था, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था, इसने हमारे पास क्या बनानी है? ग्लूकोज बनानी, ग्लूकोज के अंदर हेल्प करनी है और वाटर बनाना है, ठीक है ना। लेकिन जो ऑक्सीजन अकेला प्रोड्यूस होता था फोटोसिंथेसिस जब हम ग्रीन प्लांट की करवाते थे, ऑक्सीजन इवॉल्व होता था, तो ये ऑक्सीजन आता था वाटर से। यहाँ पे वाटर नहीं है। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वाटर होना चाहिए था अगर हमने ऑक्सीजन इवॉल्व करवाना था, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर जस्ट ग्लूकोज आएगा, ठीक है, वाटर आएगा, ठीक है, और सल्फ़र ने यहाँ से रिलीज़ हो जाना है, ठीक है ना। तो क्लियर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट्स और के अंदर और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन का हम यूज़ करते हैं ना, हाइड्रोजन डोनर के तौर पर, हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर, तो वो हमारे पास वाटर नहीं है, वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसने अपना हाइड्रोजन इसको देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज आ जाना है, ठीक है ना। तो ये लाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। हमारे पास 3 टाइप्स के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। एक है हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और थर्ड है हमारे पास एट द एंड इज पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? यहाँ तक लगी आपको समझ? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं? ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट सल्फर और फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं। दीज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये करते हैं ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर आते हैं अमोनिया, ठीक है, नाइट्रेट। दीज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनके अंदर होंगे, इनके अंदर जो थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो कीमो वर्ड से ही पता चल रहा है केमिकल्स टाइप कुछ यूज होगा, तो वो केमिकल्स जो होंगे जिनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में, वो है हमारे पास नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन, ठीक है। और एनर्जी इन रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है और बैक्टीरिया ट्रैप कर लेते हैं इन एनर्जी को और इसको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयन को, ठीक है ना। और एनर्जी जब इनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, इन सब की अगर इनमें से किसी की भी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है ना। जब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो बैक्टीरिया इस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और एनर्जी ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी को बैक्टीरिया ने ट्रैप कर लिया और इस एनर्जी को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन किस तरह की होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो रेस्पिरेशन किस तरह की होती है? बैक्टीरिया को ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ना डिवाइड किया जाता है इनके रेस्पिरेशन के मोड की बेस के ऊपर। बैक्टीरिया है डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ आते हैं एरोबिक, कुछ एनारोबिक, कुछ फैकल्टेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, फिर हम देखेंगे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और एट द एंड हम देखेंगे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज एरोब्स, दीज आर एरोब्स, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये, ठीक है ना। इनको फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर दी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जस्ट ग्रो करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज ये नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास सीडोमोनास, सीडोमोनास, क्लियर। फिर है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को किसी भी किस्म की फ्री ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत होती, दे डू नॉट नीड नॉट फ्री ऑक्सीजन, इनको किसी भी किस्म की फ्री ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये ग्रो करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है स्पायरोकीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ग्रो भी कर जाते हैं प्रेजेंस में और ये नहीं भी ग्रो करते, सॉरी एब्सेंस में भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑक्सीजन दोनों में ग्रो कर देते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में ही ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। उसके बाद है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। एरोफिलिक मतलब कि एफिलिक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लविंग। एरो मतलब एयर, मतलब कि थोड़ा सा एयर लविंग है ये, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, एरो मीन एयर, और फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग। तो एयर लविंग है लेकिन थोड़ा सा, तो इसके लिए इसको थोड़ी सी एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। दीज बैक्टीरिया नीड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर, क्लियर। ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर। रेस्पिरेशन भी देख लिया हमने बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस तरह होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। ग्रोथ फेजेस इसकी देखते हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है बैक्टीरिया के अंदर ना, तो इंक्रीज नंबर, जो सेल्स के नंबर इंक्रीज करते रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और इनको सेल नंबर इंक्रीज जो करते हैं बैक्टीरिया में, कहाँ पे, इन बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है ना। जिस प्रोसेस से सेल के नंबर इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया में, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ का, क्लियर। तो बैक्टीरिया अपने नंबर इंक्रीज करता ही रहता है। अगर तो ये अपने नंबर इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया बाय एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन से, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का, ठीक है। क्या प्रोसेस होगा ये, बाइनरी फिशन, ठीक है, क्लियर। तो जो पेरेंट सेल होते हैं, अच्छा बाइनरी फिशन के क्या केस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल एक होगा वो साइज में इस तरह बड़ा हो जाएगा। पेरेंट सेल है ये क्या करेगा, ये साइज में इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसका साइज़ काफ़ी इस तरह बड़ा हो जाएगा कि ये एक पेरेंट सेल था, इसका साइज़ इस तरह बड़ा हो गया, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हो गया, ठीक है ना, पेरेंट सेल का। उसके बाद इसके जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, पहले एक था इसके अंदर, बाद में वो डुप्लीकेट करके 2 क्रोमोसोम हो गया। तो क्या होता है बाइनरी फिशन के प्रोसेस में सबसे पेरेंट सेल इनलार्ज करेगा और उसके बाद उनका जो क्रोमोसोम होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल,
ठीक है, डबल हो गया क्रोमोसोम। उसके बाद क्या होगा कि जब इसकी क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल को सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है और ये दूसरा, ये डबल हो गया है इससे, ठीक है ना, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी ना, ये अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाएगी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ये लो जी, इन्वेजिनेशन होनी शुरू हो गई, पिंचिंग होनी शुरू हो गई अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड करेगी, और इस तरह ये डिवाइड कर जाएगी 2 सेल्स के अंदर, ठीक है। इस तरह पिंचिंग होते होते एट द एंड डिवाइड करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और ये डिवीजन जो होती है ना, ये बार बार होती रहती है और न्यू सेल्स बनते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये डिवीजन जिस तरह अब ये 2 सेल्स बन गए थे ना एक सेल से, ये फिर एक सेल ने यही काम करना है, ठीक है। इसी तरह ही उसका साइटोप्लाज्म ने डुप्लीकेट करना है, न्यूक्लियस ने डुप्लीकेट करना है, ठीक है। उसके बाद पिंचिंग होनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और एक से फिर दोबारा 2 सेल्स बन गए, ठीक है। और इसी तरह फिर इन्होंने भी यही काम करना है, और इससे भी 2 बन जाने हैं, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो इस तरह ये डुप्लीकेट करते ही रहते हैं। और दूसरी डिवीजन की कंप्लीशन तक जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, जनरेशन टाइम, ठीक है। हर डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद डॉटर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है, अपने जो साइटोप्लाज्म को बढ़ाते हैं, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को बढ़ाते हैं, और ताकि फिर अपने अंदर ये यूनिक फीचर डेवलप करते हैं कि नेक्स्ट के डिवाइड होने के काबिल हो जाएं, और इस तरह पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर ग्रोथ फेजेस कौन सी होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इसी फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ फेजेस कौन सी होंगी बैक्टीरिया के अंदर? 4 ग्रोथ फेजेस होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो एक है हमारे पास लैग फेज, ठीक है। तो इस फेज में कोई ग्रोथ नहीं होती, इट इज़ ए फेज ऑफ नो ग्रोथ, तो कोई ग्रोथ नहीं होती लैग फेज में। जो शुरू वाला फेज होता है और बैक्टीरिया खुद को डिवीजन करवाने के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन, बैक्टीरिया खुद को डिवीजन करवाने के लिए तैयार करता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास लॉग फेज, ठीक है। तो लॉग फेज के अंदर क्या होता है, ये फेज होती है रैपिड ग्रोथ की, इसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, और बैक्टीरिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो रेट पे ये डिवाइड होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं लॉग फेज में, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पहले लैग फेज थी, प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, लॉग फेज थी, डिवाइड करना शुरू कर दिया, फिर आ गया स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया की डेथ है ना, डेथ, बैक्टीरियल डेथ, वो इक्वल है टू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर 3 मर रहे हैं तो 3 प्रोड्यूस भी तो हो रहे हैं ना, ठीक है ना, इक्वल। स्टेशनरी फेज कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 अगर मर रहे हैं तो 3 प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, ठीक है ना, 4 मर रहे हैं 4 प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। स्टेशनरी है, कोई ज़्यादा घाटा या नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे। लॉग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज को हम डेथ फेज भी कहते हैं। तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया स्टार्ट टू डाई, और डेथ रेट जो होती हैं ये ज़्यादा होती हैं, डेथ रेट ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू दी मल्टीप्लिकेशन रेट्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन रेट से ज़्यादा होंगी डेथ रेट, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की कि लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ, डिक्लाइन फेज। थोड़ा हम इसका ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले है लैग फेज, ठीक है, प्रिपेयर है डिवीजन के लिए, ये फिर क्या है लैग फेज, कोई डिवीजन नहीं हो रही है,
फिर उसके बाद आ गया ये डिवाइड होने लग गए हैं। जब ये ऊपर की तरफ डिवाइड हो रहे हैं तो आगे लॉग फेज, मतलब अच्छी खासी डिवीजन हो रही है, ठीक है। फिर उसके अलावा बाद क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जब आ जाएगी ना बराबरी पे चलना शुरू हो जाएगा स्लोप इसकी बराबरी पे, टाइम है ये, ठीक है ना। और ये ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट का स्लोप है और ये टाइम का। तो जब ये टाइम के बराबर आना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेज। कोई भी नंबरिंग चेंज नहीं हो रही, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी ही डेथ हो जा रही है बैक्टीरिया की। फिर उसके बाद जब ये गिरेगा ना नीचे की तरफ तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, डेथ फेज के नंबरिंग कम होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। क्लियर लगी यहाँ तक समझ। अब हम बात करते हैं थोड़ी फेजेस की बात कर ली हमने ग्रोथ की, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया तक, ठीक है। एक है डोनर जिसने देना है ना जेनेटिक मटेरियल, वो क्या है, डोनर बैक्टीरिया। और ट्रांसफ़र इसने करना है जिसके अंदर, और जिसने एक्सेप्ट करना है या फिर वो क्या है, रेसिपिएंट, ठीक है ना। जिस तरह वो ब्लड होता है जो देता है उसको हम डोनर कह देते हैं, और जो लेता है उसको हम रेसिपिएंट कह देते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना है डोनर बैक्टीरिया ने, सॉरी यहाँ से कहाँ पे, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। और जहाँ एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के ज़रिए, ये जो ब्रिज मैंने बनाया है इसको नाम दिया है क्या, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो इसके ज़रिए इसने ट्रांसफ़र करना है जेनेटिक मटेरियल को, इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के ज़रिए। इसको हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट फार्मेशन है ना, या फिर माइटोसिस, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी ना, ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो नाम देता है इसको, कौन सी थी भला जो शुरू से आती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑफ कोर्स वो गैमेट फार्मेशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो गैमेट्स फार्मेशन नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एब्सेंट इन बैक्टीरिया। और उसके अलावा सेल डिवीजन जो होती है माइटोसिस, वो भी एब्सेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जस्ट डोनर से रिसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। तो कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया के पास ना कुछ उभार सा होता है, जो हमने पीछे मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं इस तरह का ये उभार होता है, ठीक है ना। एक मिनट मैं ठीक से बताती हूँ आपको। कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया में ना इस तरह एक उभार सा होता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह की शेप, जिस तरह ये बैक्टीरिया है इस तरह एक उभार होता है। इसको हम नाम देते हैं सेक्स पिलाई, ठीक है। क्योंकि ना ये जिस तरह हमारे पास वो होता है ना, पिलाई के स्पेलिंग मैंने डबल एल लिख दिया आई है ना, जिस तरह हमारे पास कुछ पिल्स होती हैं गोलियों की तरह का ये उभार होता है, इसलिए हम इसको पिलाई कह रहे हैं। ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को, तो यहाँ से इस तरह ये इन पिलाई की मदद से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे। डोनर्स के पास ये मोस्टली होता है सेक्स पिलाई, और ये एक ऑप्शनल कंपोनेंट है बैक्टीरिया का सेक्स पिलाई, जो डोनर बैक्टीरिया मोस्टली कैरी करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मतलब कि अगर इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट डीएनए है, जिस तरह प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, उसके पास जीन्स होती हैं, रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं, तो इसके पास वो जीन्स नहीं है रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास। तो डोनर ने क्या करना है, उसने प्लाज्मिड को कितनी है कॉपी, और कॉपी वाला उसने यहाँ से सेक्स पिलाई के जरिए रेसिपिएंट को दे देना है, ताकि रेसिपिएंट के पास भी जो है वो जब ये आ जाए, ठीक है, यहाँ से ये इस तरफ आ गया, ये भी प्लाज्मिड, यही वाला प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसफ़र किया सेक्स पिलाई के जरिए, और अब रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। अब रेसिपिएंट भी डोनर की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे पिलाई जो है वो क्रिएट करके, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी बात कर ली, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की, तो इसकी कुछ है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और कुछ होती है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो
अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, तो ये बहुत सी अडेप्टेशन शो करते हैं, हर जगह ये देखने को मिलते हैं, और ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल साइकिल्स को ये बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। और दूसरा है ये क्या करते हैं, ये साइकिल्स को, इकोलॉजिकल साइकिल्स को मेंटेन रखते हैं, जिसके अंदर आता है नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर और कार्बन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर ना ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, फूड, ड्रग, ठीक है, मतलब कि बहुत सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाने के लिए, या फिर वैक्सीन्स जो होती हैं एंटीबायोटिक होंगी उसके अंदर, या फिर वैक्सीन्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है ना, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आता है इसकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मेरी मार्कर बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी है, तो आज मैं इंक्स मंगवाऊँगी, ख़त्म हुई है, अदरवाइज़ मैं इंक कर लेती फिर दोबारा, ठीक है ना। तो बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं ये बॉडीज़, मैन की बॉडीज़ के ऊपर रहते हैं, और ये हमें हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें ना इसकी हार्मफुल होने की, तो हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है ये, दोस्त होने के साथ साथ। तो ये ना फूड को स्पॉइल करते हैं, स्पॉइल है जो फूड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, स्पॉइल है जो फूड करवाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज करवाते हैं, और ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मैन के अंदर ना तकरीबन 200 स्पीशीज़ बैक्टीरिया की अब तक डिटेक्ट हो चुकी हैं जो डिजीज़ काज कर रही हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो वन शॉर्ट लेक्चर था बैक्टीरिया की उसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कोई भी टॉपिक इसमें से स्किप किया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको उसके अलावा मैंने फंजाई, अलगा, ठीक है, वायरस, ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबके वन शॉट लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बीएससी और एमएससी के भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, बॉटनी के, बायोकेमिस्ट्री के, जेनेटिक्स के, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।